हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों का तैयारी बच्चों बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। जो भी बच्चों का एनटीपीसी का बच्चों एग्ज़ाम है, एनटीपीसी बच्चों यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, जून में होने वाला है। वो सभी बच्चे इस क्लास को देखेंगे। या बच्चों रेलवे के जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप ज़रूर इस क्लास में जुड़ करके देखिएगा। जीके जीएस बच्चों, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर के साथ साथ 50 महत्वपूर्ण बच्चों प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी बच्चे इस क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जीके जीएस का शानदार कक्षा स्टार्ट हो चुका है आप सभी के लिए साथियों, मोटिवेशन गुरु मिथिलेश पे। ये यूट्यूब चैनल बच्चों आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि डेली बच्चों आप लोगों का क्लास सुबह और शाम में चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये ज़्यादातर बच्चों अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, इन बच्चों के लिए, क्योंकि 3 दिन बच्चों इसका एग्ज़ाम हो चुका है, उस पे आधारित प्रश्नों को लाया जाता है। करेंट अफेयर से बहुत कम प्रश्न देखने को मिले हैं, और बच्चों ज़्यादातर पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से हो गया क्वेश्चन देखने को मिला है। स्टैटिक जीके से भी प्रश्न आया है बच्चों, तो मैं उसके आधार पे आपके सामने प्रश्न लाया हूँ। तो आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों आज की कक्षा को। आप सभी अपने दोस्तों के पास, भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। पहला प्रश्न आता है मेरे भाई कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के जो महाभियोग है बच्चों, उससे संबंधित है कौन सा आर्टिकल है। देखिए, राष्ट्रपति और महाभियोग, ये दोनों के बारे में हम जानेंगे। महाभियोग की जो प्रक्रिया है बच्चों, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से बच्चों, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताइएगा महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से संबंधित है। तो ये बच्चों अमेरिका के संविधान से संबंधित है। अमेरिका से ही बच्चों मौलिक अधिकार, मौलिक जो हमारा संविधान में बच्चों मौलिक अधिकार है, अधिकार कि आप कहीं भी घूम सकते हैं। ये बच्चों सोने की अधिकार है, खाना खाने की अधिकार है, पीरियड्स हेल्थ की अधिकार आपको मिला है अभी वर्तमान में। तो ये सब अधिकार जो है बच्चों, ये कहाँ के संविधान से लिया गया था। ये मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो महाभियोग और मौलिक अधिकार याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति, हम संविधान पढ़ रहे हैं बच्चों, तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखेंगे ना, तो हमारे देश का प्रथम, देश का बच्चों, हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, प्रथम नागरिक कौन होता है, नागरिक। तो प्रथम नागरिक जो है बच्चों वो राष्ट्रपति होता है। देखिए जनगणना 2027 होने वाला है, 2027 में बच्चों जनगणना होने वाला है। क्या होने वाला है, जनगणना, जो कि जनगणना की प्रक्रिया अभी से जारी हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर व्यक्ति की काउंट जो होती है ना, वो राष्ट्रपति से होती है, क्योंकि यह देश के प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति क्या हैं, देश के पहले नागरिक हैं भारतीय संविधान के अनुसार। इसलिए जनगणना में सबसे पहले काउंट अगर किसी का होता है तो वो राष्ट्रपति का होता है। ये याद रखिएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिएगा अब ये देखेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित बच्चों कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 61 हो जाता है। आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 59 की अगर बात किया जाए बच्चों, तो राष्ट्रपति की सेवा शर्तें की चर्चा है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो हैं बच्चों, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, ठीक है, इसकी चर्चा है। क्लियर है।
उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है बच्चों भारत के? सीपी राधाकृष्णन हैं, याद रखिएगा। अब ये बच्चों आर्टिकल 58 की अगर हम बात करें कि सर आर्टिकल 58 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता लिख देते हैं बच्चों यहाँ। सभी बच्चे नोट डाउन कीजिएगा, जिनको आता है वो कमेंट करेंगे और नहीं आता है वो नोट करेंगे। राष्ट्रपति पद की बच्चों योग्यता। अब ये राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है सर, बताइएगा। यानी कि अगर बच्चों आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? राष्ट्रपति। तो आप एक भारत के नागरिक होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। यही योग्यता है कि आप भारत के नागरिक हों, आपकी आयु जो है बच्चों 35 वर्ष हो। क्या हो? 35 वर्ष से कम है तो आप राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने योग्य आप हों तो आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेंगे और वहां अगर जीतते हैं तो राष्ट्रपति आप बन जाएंगे। राष्ट्रपति का वोट कौन देता है बच्चों? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वोट दिया जाता है? तो ये बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से। आप जिस सांसद को चुनते हैं वही सांसद भवन में राष्ट्रपति का वोट देता है, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। आर्टिकल अगर 53 की बात किया जाए बच्चों, आर्टिकल 53, तो आर्टिकल 53 में आप देखेंगे तो कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं ना वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये लिखा गया है। इतना नोट कीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं बच्चों। कार्यपालिका, जो कार्यपालिका होता है बच्चों, इसकी समस्त शक्तियां जो है, समस्त शक्तियां किस में निहित होता है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में बच्चों ये निहित होता है, निहित होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। आर्टिकल जो 61 था वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में आपके 100% जो है प्रश्न आर्टिकल से आएंगे। 100% बच्चों प्रश्न आने की संभावनाएं हैं आर्टिकल से, क्योंकि आया है बच्चों। 3 दिन जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ उसमें आया है, आगे भी आएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। अच्छा लगे बच्चों तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? कौन सा देश जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र जो है बच्चों, इसमें ध्रुवीय क्षेत्र में बच्चों 8 देश जो है वो शामिल है। कितने देश शामिल है मेरे भाई? 8 देश शामिल है। अब वो 8 देश कौन कौन से हैं मेरे भाई? तो देखिए, कनाडा हो जाता है, कनाडा से ही शुरू कर देते हैं। कनाडा हो गया बच्चों। ग्रीनलैंड हो जाता है, ग्रीनलैंड जो है ये भी बच्चों किस में है? ध्रुवीय क्षेत्रों में शामिल है। फिर बच्चों आपका आइसलैंड हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। नॉर्वे हो गया बच्चों, ये नॉर्वे भी एक देश है। नॉर्वे हो जाएगा। स्वीडन है बच्चों। फिर फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड के बाद आपका रूस आ जाता है, यूएसए आ जाता है बच्चों। ये सब क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में शामिल है। देश ध्रुवीय क्षेत्रों में बच्चों क्या है? शामिल है। कितने देश? 8 देश। तो बताइएगा क्या इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? कनाडा, कोलंबिया, चिली, चीन। तो ये 3 ऑप्शन तो बच्चों हमने बताया 8 उसमें नहीं है, कनाडा फर्स्ट में ही है बच्चों। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कनाडा साथियों ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। ध्रुवीय क्षेत्रों से 8 देश जो था वो संबंधित था, उसमें कनाडा है बच्चों। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है बच्चों
उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा भारत है। ये हमारा बच्चों भारत है। ये क्षेत्र जो है, यह बच्चों क्या है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान यहाँ पे है। अफ़गानिस्तान यहाँ पे, पाकिस्तान यहाँ है। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है ना। पहले पाकिस्तान किसका था, हमारा था। 1947 के पहले बच्चों, 1947 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी मिली। पाकिस्तान अपने आप को 14 अगस्त 1947 को आज़ाद घोषित कर दिया था। इससे पहले पाकिस्तान जो था, सर्वोच्च पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और अफ़गानिस्तान यहाँ था। इसके बीच में एक रेखा खींची गई थी। इस रेखा का नाम था रेड क्लिफ रेखा। क्या था नाम बच्चों, रेड क्लिफ रेखा था इसका नाम। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। सॉरी, ये था बच्चों डुरंड रेखा। डुरंड रेखा था बच्चों पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान और बच्चों भारत के बीच। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान को अलग कर दिया गया भारत से। जब भारत से अलग हो गया तो ये रेखा जो हो गया बच्चों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच हो गया, अफ़गानिस्तान के बीच। इसीलिए बताइएगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है बच्चों, तो ये डुरंड रेखा हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये जो हमारा भारत है, और भारत है बच्चों, और यहाँ पे जो पाकिस्तान है, ये दोनों के बीच में कौन सी रेखा है, तो ये रेड क्लिफ रेखा हो जाता है। ये रेड क्लिफ रेखा हो जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सॉरी, ये तो डुरंड रेखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। रेड क्लिफ रेखा बच्चों भारत एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों ये खींची गई है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, ये हमारा मेरे भाई भारत का हिस्सा है। ये हमारा क्या है, भारत का। यहाँ पे बच्चों अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और ऊपर में है आपका बच्चों चीन। क्या है, चीन है। नेपाल यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चों आपका नेपाल है। तो चीन और अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके बीच में एक रेखा खींची गई है। उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है मेरे भाई, यहाँ पे एक रेखा खींची गई है। इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच, भारत एंड बच्चों किसके बीच, चीन के बीच कौन सी रेखा खींची गई है। ये बच्चों 1914 ईस्वी में ये रेखा खींची गई थी भारत और चीन के बीच। यह रेखा कौन सी रेखा थी, तो ये बच्चों मैकमोहन रेखा थी। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, क्लियर है तो बताइएगा। रेड क्लिफ रेखा को बच्चों सर जे रेड क्लिफ ने खींचा था 1947 ईस्वी में। 14 अगस्त 1947 को ही खींचा गया था ये रेखा। 14 अगस्त को बच्चों, 14 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पहले डुरंड रेखाएं बच्चों भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींचा गया। यहाँ पे आपको बच्चों बीच में घुसा हुआ बांग्लादेश दिखता होगा। बांग्लादेश और भारत के बीच में जीरो डिग्री रेखा है। कौन सी रेखा है, 0 डिग्री रेखा है। तो याद रखिएगा। आगे आपको ले चलते हैं बच्चों। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न है बच्चों कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस मोड़े को कहते हैं, नदी है बच्चों, देखिए नदी ये बह रही है। क्या है बच्चों, ये नदी बह रही है। और नदी जब यहाँ से मैदानी भाग में मुड़ती है, मैदानी भाग में बहने लगती है, तो यहाँ पे मोड़ आता है बच्चों। ये जो मोड़ आया, ये मोड़ क्या कहलाता है, मोड़ को क्या कहते हैं बच्चों, बताइएगा आप सभी बच्चे। ये जो मोड़ है
उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसे बच्चों विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्प। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न, देखिएगा। प्रश्न है कि जब व्यय राजस्व के अधिक अधिक हो जाए, जब व्यय जो है बच्चों राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को खाली स्थान कहा जाता है। बजट को क्या कहा जाता है? जब व्यय, व्यय जानते हैं क्या होता है? खर्च होता है बच्चों, खर्च। जो आप खर्च करते हैं वो आपका व्यय है। अगर राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को क्या कहते हैं? यानी कि आपका जो इनकम है बच्चों, इनकम यानी कि जो आय है, ये जो आपकी आय है, ठीक है। अब आप साथियों आय से अधिक खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या होगा? घाटा होगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? आपको घाटा हो जाएगा, क्योंकि आपकी आय है बच्चों 100 रुपया। आप 100 रुपया डेली के काम कमाते हैं, 100 रुपया कमाएं बच्चों और 110 रुपया आप अगर खर्च करते हैं तो आपको 10 रुपये की घाटा हो जाती है। ये 10 रुपया आपके पास जो जमा राशि है घर में पहले से, वो घर से जाता है बच्चों, तो ये क्या हो जाता है? घाटा हो जाता है, ठीक है। बजट घाटा बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये जो घाटा जो है, ये बजट घाटा 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है राजकोषीय घाटा, एक होता है बच्चों राजकोषीय घाटा, दूसरा हो जाता है बच्चों आपका राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, और तीसरा जो घाटा है बच्चों यह प्राथमिक घाटा होता है, प्राथमिक घाटा। ये 3 प्रकार के आपके राजस्व घाटा होता है। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आपको हम ले चलेंगे। अगला देखिएगा ध्यान से बच्चों। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कारक लागत पर और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद रिपोर्ट करती है? तो सकल घरेलू बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद रिपोर्ट जो करती है, ये करता है मेरे भाई राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑप्शन सी को ऐसे सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ये आरबीआई है बच्चों, आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बच्चों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका स्थापना याद रखिएगा, स्थापना दिवस भी याद रखिएगा बच्चों, 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? एक्ट बच्चों इसका कब आया था? 1934 में आया था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों? 1949 को हुआ था। ये सब बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित बच्चों कौन नहीं करता है, ये बताइएगा। तो राजस्व आय जो है बच्चों यह प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्व जो है बच्चों यह 5 प्रकार के होते हैं। राजस्व कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। राजस्व बच्चों नोट कीजिएगा, यहाँ पे राजस्व के बारे में हम बताएंगे, चर्चा करते हैं बच्चों। राजस्व जो है बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं राजस्व, ठीक है। अब ये राजस्व कौन कौन से होते हैं? पहला होता है राजस्व बच्चों जीएसटी। जीएसटी बच्चों भारत में शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई को बच्चों 2017 को
जीएसटी की जो शुरुआत थी बच्चों वो भारत में हुई थी। और जीएसटी जो है बच्चों 101वां संविधान संशोधन द्वारा 2001वां संविधान संशोधन 2017 के द्वारा इसे लागू किया गया था। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को बच्चों जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो पहला जीएसटी आपने देख लिया बच्चों, राजस्व 5 प्रकार के, पहला जीएसटी। दूसरा हो जाता है बच्चों आयकर। क्या हो जाता है? आयकर हो जाता है। थर्ड की अगर चर्चा करें बच्चों तो निगम कर हो जाता है, निगम कर, निगम कर। चौथा की अगर बात करें बच्चों तो गैर कर, गैर कर राजस्व। अगर पांचवा देखा जाए बच्चों तो उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। पहला क्या था? जीएसटी। ये 5 प्रकार के बच्चों राजस्व होते हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से बच्चों भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार। और कंप्यूटर से बच्चों आप सभी बच्चे कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स को अच्छा से पढ़ कर जाइएगा ताकि एग्जाम में प्रश्न छूटे ना। राजस्व कितने प्रकार के होते हैं? ये बच्चों 5 प्रकार के हैं। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्त। प्रश्न कहता है, ये देखेंगे, भामली बजराई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भामली बजराई जो जलप्रपात है बच्चों, यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएगा। भारत का बच्चों बताइएगा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सबसे ऊंचा जलप्रपात आप सभी बच्चे बताएंगे तो कुजिकल जलप्रपात हो जाएगा। कुजिकल जलप्रपात ये कहाँ में है बच्चों? कर्नाटक राज्य में है। इसकी हाइट जो है 455 मीटर है, 455 मीटर ये बच्चों ऊंचा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इतना नोट कीजिएगा। देखिए, भामबली बजराई जलप्रपात कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट है। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध जलप्रपात और है बच्चों, मालसेज जलप्रपात। मालसेज, मालसेज जलप्रपात बच्चों जलप्रपात हो जाएगा। बच्चों हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये प्रश्न। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है बच्चों? ये बताइएगा। तो ये झारखंड के अंदर हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है बच्चों? झारखंड के अंदर है, ये भी पूछा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा बच्चों। स्टैटिक का प्रश्न है, स्टैटिक भी पूछा जा रहा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए, शहरी जनसंख्या और एक बच्चों ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या दो होता है, शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या आपसे पूछा गया है, ग्रामीण जनसंख्या हम बताएंगे बच्चों। ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%, ये 2011। अब याद करना है आपको बच्चों 2027 के जनगणना। ठीक है, बहुत दिनों के बाद बच्चों, 16 वर्षों के बाद जनगणना हो रही है। देखिएगा, जो शहरी जनसंख्या थी वो थी बच्चों 31.16%। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हॉर्नबिल महोत्सव बच्चों है, हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है। देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नव वर्ष का शुरुआत है। यह बच्चों हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड में बच्चों मनाया जाता है। 1 दिसंबर से बच्चों 10 दिसंबर तक ये चलता है। ये नव वर्ष का बच्चों, नव वर्ष का शुरुआत इसे माना जाता है। तो कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस बार बच्चों एनटीपीसी में पूछा है प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये 9 बच्चों 9 मई के
मई के बच्चों सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। आप सभी बच्चे देख लेंगे इस प्रश्न को, और हमने कई बार ये प्रश्न पढ़ाया है और एग्जाम में आया है। ये जो महोत्सव है बच्चों, योद्धा जनजाति के द्वारा किया जाता है। योद्धा एक जनजाति है, उसके द्वारा ये महोत्सव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा, गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर जानते हैं ये बच्चों कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा, गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो ये गणगौर जो है बच्चों, यह राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। बिहार में बच्चों आप जानते हैं छठ पूजा, बिहार में कुछ भी छूट जाए बच्चों, बिहारी को छठ पूजा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार का सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है ना, वो छठ पूजा है। सारे पर्व त्योहार हमें तुम दीपावली में रोक लो, दुर्गा पूजा में रोक लो, ठीक है, आप सरस्वती पूजा में, कोई भी पूजा में रोक लो बच्चों, छठ पूजा में मत रोकना, क्योंकि बिहारी लोग छठ पूजा में कहीं नहीं रुकते, अपना बिहार आते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बिहार में जनसंख्या देखी जाती है ना, तो छठ पूजा में ही देखी जाएगी। आप किसी भी फेस्टिवल को देख लो, छोड़ दो ना यार, लोग अपने घर आएँ या ना आएँ, छठ पूजा में ज़रूर आएंगे। तो छठ याद रखिएगा। गोवा का है बच्चों प्रमुख एक त्यौहार है सिग्मो। सिग्मो सिग्मो जो त्यौहार है, सिग्मो त्यौहार जो है बच्चों, सिग्मो महोत्सव, यह गोवा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, नोट कीजिएगा इतना, खर्ची पूजा बच्चों, खर्ची पूजा जो है ये कहाँ पे? ये बच्चों त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आँखें में भर लो पानी, किसके द्वारा गाया गया था? बताइएगा। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँखें में भर लो पानी, यह देश है। देखिए, ये लता मंगेशकर के द्वारा बच्चों गाया गया था। लता मंगेशकर को भारत का, इसका बच्चों, भारत का स्वर्ण कोकिल कहा जाता है। स्वर्ण कोकिल बच्चों, स्वर्ण कोकिल। इतना अच्छा गाती थी ना बच्चों, इतना अच्छा उनका आवाज़ जो था, इनकी वजह से उनको स्वर्ण कोकिल कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है बच्चों कि कस्तूती कढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को जीआई टैग मिला है? कस्तूती कढ़ाई के लिए जो जीआई टैग मिला है बच्चों, यह कर्नाटक को मिला है। अभी बच्चों राजस्थान को नागौरी अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा बच्चों, अश्वगंधा के लिए जीआई टैग मिला है राजस्थान को, ठीक है। बिगुल के लिए बच्चों उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है, ठीक है। हीरे के लिए बच्चों महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है। तो ये सब याद रखिएगा। और ये रहा बच्चों आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न, जो आप देख सकते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा सभी बच्चे। आज का सेशन बच्चों समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्लास ऐसा लगा। अच्छा लगा होगा मेरे भाई तभी लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगा होगा वो भाई लोग डिसलाइक करके जाएंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले बच्चों और आप क्लास को सही समय से अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इतना काम ज़रूर कर देंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।